हेलो बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में चैप्टर 12 घर्षण फ्रिक्शन पार्ट 1। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? हाँ, ब्रेक लगाने से वाहन पर घर्षण बल कार्य करता है। इस बल के कारण वाहन मंद हो जाते हैं। जब भी आवश्यक होता है, आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। यहाँ भी कारण होता है घर्षण बल। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया गया हो। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है। पृथ्वी द्वारा घर्षण बल लगता है, जिससे गेंद की गति धीमी हो जाती है और अंत में गेंद रुक जाती है। अरे ये क्या, केले के छिलके पर कदम पड़ते ही ये फिसल गए, ऐसा क्यों होता है? केले का छिलका बहुत चिकना होता है, इसमें घर्षण नहीं होता, अतः जब हमारा कदम उस पर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी चिकने अथवा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? चिकने तथा गीले फर्श पर चलने के लिए उचित घर्षण की आवश्यकता होती है, जो हमें नहीं मिल पाता, इसलिए चिकने तथा गीले फर्श पर चलना कठिन होता है। घर्षण बल संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है, घर्षण बल सदैव उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल को ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। मेज पर रखी एक पुस्तक को धीरे से ढकेलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए, जैसा कि दूसरे चित्र में। क्या इस बार पुस्तक रुक जाती है? तो हाँ, इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? इस स्थिति में पुस्तक कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। इसका कारण है कि पुस्तक पर मेज की सतह का घर्षण बल लगता है, जो पुस्तक की गति का क्या करता है? विरोध करता है, जिसके कारण पुस्तक रुक जाती है। क्या हम कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए या लगा है? तो हाँ, पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर बल लग रहा है, और इस बल को हम कौन सा बल कहते हैं? जी हाँ, घर्षण बल। आपने देखा है कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। इसी प्रकार से क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर भी निर्भर करता है? तो आइए इसका पता लगाते हैं। नहीं, सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल नहीं लगता। हाँ, यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। चिकने पृष्ठों पर कम घर्षण बल लगता है, जबकि रूक्ष पृष्ठों पर अधिक घर्षण बल लगता है। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर तेल लगा हुआ कागज है तो उस पर हम नहीं लिख पाते। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है।
जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अर्थात आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त करनी है जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? तो हाँ, पहली स्थिति में कमानीदार तुला का पाठ्यांक दूसरी स्थिति के पाठ्यांक से कम होगा, यानी पहली स्थिति में पाठ्यांक कम होगा। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? प्रथम स्थिति में फर्श के संपर्क में आने वाली ईंट की सतह अधिक खुरदरी है, अतः घर्षण बल अधिक होगा। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या हुआ है, जब ईंट के ऊपर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेट देते हैं तो ईंट की सतह अपेक्षाकृत चिकनी हो जाती है, अतः इस स्थिति में ईंट को गति देने में कम घर्षण बल की आवश्यकता होगी। अब हम कमानीदार तुला के बारे में पढ़ते हैं। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है, जैसे जो नीचे आपको हुक दिख रहा है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है और इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु का माप ले सकते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको जानने के लिए एक दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। आनत समतल तल का होता है अर्थ कि आनत तल एक ऐसा सरल यंत्र है, सामान्य भाषा में कहा जाए तो ये एक झुका हुआ तल है जो निम्न भूभाग को उच्च भूभाग से जोड़ता है। या फिर आप इसको साधारण भाषा में ले सकते हैं। आपने फिसल पट्टी देखी है, सबने उसमें झूला होगा, बिल्कुल वो आनत समतल तल का ही एक उदाहरण है। तो किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए, फिसल पट्टी बनाइए। ठीक, इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। लुढ़कने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। तो आप देखेंगे कि रुकने के पूर्व यह आनत समतल के आखिरी तक जाता है और मेज पर रुक जाता है। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर कीजिए, जैसा कि चित्र बी में दिखाई दे रहा है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल का ढलान बिल्कुल एक समान रहना चाहिए। अब आप देखिए कि किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। तो पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी उस स्थिति में सबसे कम होगी जब हमने मेज पर क्या बिछाई थी, रेत की पतली परत। अब एक और प्रश्न बनता है कि सेल द्वारा तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं, इसका जानने का प्रयास करते हैं हम। इसका कारण भिन्न भिन्न सतहों पर द्वारा उत्पन्न विभिन्न घर्षण की मात्रा है। रेत की सतह पर चली गई दूरी सबसे कम होगी क्योंकि रेत की सतह पर घर्षण बल कैसा है, अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में बनता होगा कि क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? तो हाँ, सेल द्वारा चली गई दूरी उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है जिस पर वह चलता है। अब एक और प्रश्न बनता है कि क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है?
तो इसका उत्तर होगा हाँ, पेंसिल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। अब इसमें अगर मैं सेल पर रैगमाल का टुकड़ा लपेटकर क्रियाकलाप करूँगा तो घर्षण बल इस स्थिति में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस क्रियाकलाप को भी आप घर पर कर सकते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऐसा पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। हम सोचते हैं ये बहुत चिकना है, लेकिन उसमें भी बहुत सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर क्या हो जाती हैं, धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंध इंटरलॉक पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें आपको पुस्तक का पृष्ठ और मेज का पृष्ठ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको पृष्ठ की अनियमितताएं दिखाई दे रही होंगी जो हमें ऐसे समझ में नहीं आती हैं। अभी हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। अगर हम बलपूर्वक पृष्ठों को दबाते हैं तो घर्षण बल बढ़ जाएगा। इसका अनुभव आप चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। जब कोई व्यक्ति चटाई पर नहीं बैठा है तो चटाई खींचना आसान हो जाता है, तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो तो चटाई खींचना मुश्किल पड़ जाता है। यानी कि जो घर्षण है दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण होता है। अच्छा, आपने कब अपने घर के किसी बक्से को या भारी सामान को खिसकाया है? अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाया था। भारी बक्सा हो, अलमारी हो। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए कि कौन सा कार्य आसान है। विराम अवस्था से किसी बक्स को गतिशील करना या गतिशील बक्स को उसी दिशा में सरकाना। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। अर्थात आपने अनुभव किया होगा कि जब लंबे समय से कोई बॉक्स या अलमारी रखी है उसको खिसकाना कुछ समय के लिए दिक्कत जाती है। जैसे ही वो थोड़ा खिसक जाता है तो बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। अगले पार्ट में हम घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, इसी प्रकार से घर्षण बढ़ाना तथा घटाना क्यों उपयोगी होता है और घर्षण के प्रकार, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।